हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री, जो हमारी एक बुक है। ठीक है। बीएससी में जो 3 बुक आती है मेनली, जो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम फर्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो गाइज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपको जो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट है, इस यूनिट में से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं कहेगा कि हमें जो है इस यूनिट में से हमारा मार्क्स जो है कट गया या और कुछ उसको प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। तो गाइज आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको मैं भी अगली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। ये जो केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट है या ये क्वेश्चंस कह लीजिए आप, इनकी जो है 2 या 3 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा इन क्वेश्चंस को भी और इस कंप्लीट यूनिट को भी कि दोबारा आपको जो है यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बीएससी फर्स्ट ईयर केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ें। ठीक है। एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, या मतलब इसको समझने के लिए, या कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी सर्च नहीं करेंगे। तो आई प्रोमिस। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स जो इस यूनिट का नाम है, इसी को हम समझते हैं। काइनेटिक्स होती क्या है असल में? काइनेटिक्स दोस्तों होती है स्पीड। ठीक है। काइनेटिक्स होता है स्पीड। अब केमिकल वर्ड जो है आगे लग गया इसके, तो केमिकल क्या है? केमिकल्स, तो केमिकल्स की हमें स्पीड देखनी है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। कोई भी रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड कर रही है, ठीक है, किस रेट से, तो इसे कहते हैं रेट। द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, और वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन में क्या था, विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने बता दिया भाई ये क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन और जो है इसकी यूनिट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यहाँ पर 4-5 फैक्टर मिलेंगे आपको, उनमें से जो है 1 या 2 एग्जाम में 100% मिलेंगे। एंड मैकेनिज्म बाय विच दिस रिएक्शन अक्कर्स। ठीक है। और उसके बाद इन सभी में हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है हमारा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट्स। तो गाइज व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट्स। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने पहले बताया आपको क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है। ये तो है डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि ये डेफिनेशन जो है बनती कैसे। कोई भी डेफिनेशन है दोस्तों, वो बनती कैसे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट है वो कितनी स्पीड से कन्वर्ट हुआ, मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंज आया है पर यूनिट टाइम। ठीक है। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। जैसे कि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लीजिए 2 ग्राम थी। ठीक है। स्टार्टिंग में 2 ग्राम थी। अब कुछ टाइम के बाद, 1 मिनट के बाद लगा लीजिए आप, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम बच जाती है। और इसका मतलब ये 1 ग्राम कहाँ गया, ये 1 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सी बात है। तो अगर 1 ग्राम जो है बच गया, तो अब इसकी जो है रेट क्या होगी, रेट ये होगी कि 1 मिनट में इसमें कितना चेंज आया है, 1 ग्राम का। ठीक है। तो कंसंट्रेशन बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज कितनी आया है, चेंज आया है 1 का। ठीक है। 1 का चेंज आया है कितने टाइम में, 1 मिनट में। ठीक है। तो 1 ग्राम और 1 मिनट, तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम इन ब्रैकेट से भी शो करते हैं। ठीक है। ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनसे भी हम इनको शो करते हैं कंसंट्रेशन को, विद टाइम इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से हम डिनोट करेंगे। ठीक है गाइज। अगर हम अच्छे से लिखें, अब इसकी देखिए आप डेफिनेशन देखिए इस बात से, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। अब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई है तो प्रोडक्ट की भी चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 ग्राम था और यहाँ पर बन गया 1 ग्राम। तो 0 से 1 ग्राम जो ये चेंज हुई है कंसंट्रेशन 1 ग्राम की, ठीक है, विद इन 1 मिनट। ठीक है। विद इन 1 मिनट 1 ग्राम की कंसंट्रेशन जो चेंज हुई है, तो उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब जो है रेट ऑफ रिएक्शन तो होगी हमारी कवर। अब इसको हम अच्छे तरह से कैसे लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद टाइम।
ठीक है, टाइम टेकन लगा लीजिए आप, वो किसके बराबर होगी, इंक्रीज इन रिएक्टेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन तो है ये, ठीक है, विद टाइम टेकन। अब हमें ये तो पता चल गया कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की इंक्रीज कंसंट्रेशन वो बराबर तो होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, ये तो हमने यहाँ से देख लिया। लेकिन अब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो कैसे बराबर होगी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। तो देखिए गाइस, जितना जो हमारा रिएक्टेंट है वो टूटता है उतना ही जो है प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो कहीं से बन नहीं सकता। तो जितना रिएक्टेंट, अगर 1 ग्राम रिएक्टेंट 1 मिनट में टूटा है तो सिंपल सी बात है 1 मिनट में प्रोडक्ट भी 1 ही ग्राम बनेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो है ये कंसंट्रेशन कहीं और नहीं जाती है, डायरेक्ट जितना टूटता है उतना ही प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसकी हम यूनिट्स देखते हैं, ठीक है, अगला पार्ट क्या है, एंड इट्स यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होंगी, सिंपल सी बात, रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो हमें 11th में 12th में ये सिखाया गया कि कंसंट्रेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर से। मोलैरिटी तो सबने पढ़ी होगी 11th में, तो मोल पर लीटर। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या बन जाती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान तरीके से जो है कवर कर लिया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो सिंपली हमें क्या लिखना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ए रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट जो है बी है हमारा, तो हम कैसे दिखाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो है मैंने बोल दिया था लिखा नहीं है, ठीक है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद इन टाइम टेकन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कवर हो जाता है, उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा सा लेंथी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया, अब इसको फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, मतलब कौन से फैक्टर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, कौन से फैक्टर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि देख सकते हैं आप, 6 फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इन टर्म से आप जो है पहले ही परिचित हो चुके हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट सभी को पता है, ठीक है। 2 ही चीज़ होती है, एक होती है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट होता है जिनकी रिएक्शंस होनी है, ठीक है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो लिखा जाता है राइट हैंड साइड, इसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट का कैसा नेचर हो, ठीक है, आइदर पोलर हो या नॉन पोलर हो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, प्रेशर ऑफ अ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, सॉरी। कैटालिस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद यूज़ नहीं होते लेकिन क्या बढ़ा देते हैं, किसी भी प्रोसेस की जो है रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, विच इंक्रीजेज रेट, ठीक है, विदाउट इट सेल्फ कंज्यूम्ड। तो ये खुद कंज्यूम नहीं होते लेकिन किसी भी रिएक्शन की जो है रेट बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, सॉरी, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, मतलब रेडिएशन डालेंगे हम किसी भी, मतलब जैसे कि एक बिकर है, उस बिकर में हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो चेक करनी है, जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है उस पर अगर हम रेडिएशन डालें तो उसका क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। और सिक्स्थ आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी के साथ हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट से। अब रिएक्टेंट का नेचर कैसा हो, मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दे के बताएं कि 2NO जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2NO2 बना लेता है, ठीक है। इसी तरह से 2CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2CO2 बना लेता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है मतलब सेम टाइप के XO2 बने हैं, ठीक है, X या फिर YO2 ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मतलब चेंज कहाँ पर है, ठीक है, सेम टाइप के कंपाउंड्स हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद भी जो रिएक्शन एक फास्ट है एक स्लो है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये क्या है, रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये तो हमें पता चल गया कि वेरी करती है। अब कैसे वेरी करती है हमें ये जानना है। तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन है वो कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले जो है रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते हैं, सिंपल सी बात है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अब क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, जैसे कि ए रिएक्ट करता है बी के साथ, तो क्या होगा, अगर ये रिएक्शन जो है होगी तो क्या होगा,
हमें मिलेगा ए बी ट्वाइस। ठीक है, ए बी ट्वाइस का मतलब है ये पूरा ए बी, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब ये मिला कैसे हमें, ये ऐसे होता है कि ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन थी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन थी वो कुछ टाइम के बाद वीक हो जाती है। मतलब ए और ए के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स थी, ए और ए के बीच में ओल्ड बॉन्ड्स थी जो क्या होंगी, ब्रेक होंगी, और बी के बीच में बॉन्ड्स जो है बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2AB। सिंपल है। तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगी उतना ही जल्दी क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड होगी, जितनी कम एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने में हमें लगेगी उतना ही जल्दी जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट्स जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे या जिनकी बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी उनकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये रिएक्शन जो फास्ट क्यों है, ये स्लो क्यों है, क्योंकि NO की जो बॉन्ड है वो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगी एज कम्पेयर टू CO। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर, या ये कह सकते हैं कि इसको तोड़ने के लिए जो है हमें एनर्जी देनी पड़ी जो एक्सटर्नली, वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू CO। तो इस वजह से ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिएक्शन जो है स्लो है। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो गाइज उसके बाद सेकंड क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो हमें कितनी लेनी है। ज़्यादा लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी या ज़्यादा होगी, तो वो इसमें हम देखेंगे। ये लाइन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ रिएक्शन कीप्स ऑन डिक्रीज विद टाइम। ठीक है, मतलब टाइम के साथ जो है डिक्रीज होता चला जाता है। एट स्टार्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम एज कंसंट्रेशन इज ऑल्सो मैक्सिमम। मतलब क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जा रही है। मतलब जिस टाइम पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम थी, क्योंकि कंसंट्रेशन बाय टाइम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन भी घटती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन भी घटती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी तो कंसंट्रेशन रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। सिंपल सी बात है, ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, जैसे जैसे नोमिनेटर घटेगा वैसे वैसे जो है हमारी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमें ये जानना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्यों है डिपेंड, मतलब जब मैक्सिमम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो सबसे पहले अब ये जानना भी है हमें कि कोलिजन थ्योरी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब कंप्लीट तो ये बहुत बड़ी थ्योरी है, छोटा बता देता हूँ जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जितने ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे, जैसे कि अब 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं और तीनों मॉलिक्यूल्स के कोलिजन जो है अफेक्टिव है, मतलब टकराते ही अगर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो उनका टकराना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं उतना ही जो है मतलब कोलिजन बढ़ता है। और कोलिजन कब बढ़ेगा, जब भीड़ बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, अगर इस बंद कमरे में जो है 5 आदमी हैं, ठीक है, 5 मैन हैं, ठीक है, और उसी कमरे में अगर हम 10 आदमियों को जो खड़ा करते हैं तो किस टाइम पे कोलिजन बढ़ेगा, किस टाइम पे वो क्लोज खड़े होंगे। सिंपल सी बात है, जब 10 होंगे, जब खड़े होंगे। तो इसका मतलब जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी उस टाइम पे कोलिजन बढ़ेगा। तो एक्सप्लेन कर दिया कोलिजन थ्योरी ने कि ऑन बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या है, एज ग्रेटर दी number of collisions greater will be rate of reaction। ठीक है, जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब कंसंट्रेशन जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कोलिजन होंगे, यही मैंने बताया। एज ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजन्स ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोलिजन ज़्यादा कब होंगे, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो स्टार्टिंग में जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो जब टाइम 0 है, ठीक है, जब रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं की उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है मैक्सिमम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है 0। तो इसका मतलब जब टाइम 0 है, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, तो कंसंट्रेशन है मैक्सिमम। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस टाइम पर कोलिजन जो है मैक्सिमम होंगे। सिंपल सी बात है। तो ये आई होप सभी को क्लियर हो चुका है कि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ेगी।
तो थर्ड पर हम चलते हैं टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का जो है टेम्परेचर हम क्या रखें, बढ़ाएं घटाएं, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े या घटे। तो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस। क्या कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी केमिकल रिएक्शन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन रूल इज दैट, अप्रोक्सीमेशन रूल मतलब अंदाजा ये लगाया गया कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 2 to 3 टाइम्स। ये जो लाइन है, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 2 to 3 टाइम्स। ये 12th क्लास में हम डायरेक्टली इसको एग्जाम में चेप देते थे ऐसे कि ऐसे कि हर 10 डिग्री राइज टेम्परेचर पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ती है। लेकिन क्यों बढ़ती है, उसका रीज़न क्या है बढ़ने का, तो वो देखेंगे। तो दोस्तों अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ सिस्टम जब हम इंक्रीज करते हैं तो 10 डिग्री राइज जो है टेम्परेचर होने पर 2 to 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो ये भी कोलिजन थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, कोलिजन थ्योरी, तो आप खुद ही बताइए कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही इसका जो है जवाब मिल जाएगी कि होता कैसे है। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, मतलब कोलिजन थ्योरी तो मैंने बता दिया क्या कहती है। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर। अगर हम किसी सिस्टम का, अगर इस सिस्टम में जो है गैस है, ठीक है, गैस मोलिक्यूल्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इनका जो है मैंने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, जितना ज़्यादा मैं इनका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हीट एनर्जी ये गेन करेंगे। उसके बाद गेन करने के बाद जो इनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है, मतलब टेम्परेचर देने से जो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी उससे क्या होगा, उससे ये फास्टली मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा ये फास्ट मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ टकराएंगे। सिंपल सी बात है, जितना हम गाड़ी को भगाएंगे उतनी ही वो ठुकेगी। तो जितने ज़्यादा ये मोलिक्यूल्स एटम्स है, वो जितना ज़्यादा हम इनको टेम्परेचर देंगे उतना ही ज़्यादा ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, जितना ज़्यादा टकराओगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। अब लिखें कैसे इसको, ठीक है, इट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द केमिकल रिएक्शन अकर्स, ठीक है, अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होती है, जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। ये पहले बता चुका हूँ, ये बाद में बता रहा हूँ। मतलब ये लाइन तो हमें लिखनी ही लिखनी है। अगर टेम्परेचर का अफेक्ट आ जाता है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का अफेक्ट आ जाता है एग्जाम में, तो हमें ये लाइन तो 100% लिखनी है। तो इसे तो भाई लोग बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो उसके बाद क्या लिखते हैं देख, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि ऑल कोलिजन्स डजंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओनली अफेक्टिव कोलिजन्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी अफेक्टिव कोलिजन्स है सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब अफेक्टिव कोलिजन्स कौन से हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोलिजन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो उस मतलब वो अफेक्टिव कोलिजन के पास क्या होना चाहिए, दैट अफेक्टिव कोलिजन मस्ट हैव सर्टेन मिनिमम एनर्जी। ठीक है, सर्टेन मिनिमम एनर्जी। हर चीज़ की अपनी बाउंड्री होती है, तो प्रोडक्ट बनने की भी एक बाउंड्री है कि सर्टेन मिनिमम एनर्जी जो है रिएक्टेंट के पास या फिर रिएक्टिव अफेक्टिव कोलिजन जो होगा उस टाइम पे होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी अफेक्टिव कोलिजन के टाइम पे होनी चाहिए, वरना क्या होगा, इन अफेक्टिव कोलिजन होगा मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं इन बातों को सारियों को। तो गाइज आपको यहाँ पर दो तरह के ग्राफ देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट इज ये एंड सेकंड वन इज ये। ठीक है, तो हम इन दोनों ग्राफ्स को समझेंगे और समझेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी के बीच में ग्राफ है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स का मतलब कितने मोलिक्यूल्स, कितनी ज़्यादा अमाउंट उनकी जो है एनर्जी के साथ कैसे, मतलब वो चलते हैं, कैसे उनकी रिएक्शन रहती है, देखेंगे हम।
देखिए ये एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब ये एनर्जी तो मैंने बताया कि ये एनर्जी तो कम से कम होनी चाहिए, ये तो मिनिमम एनर्जी है। अब इस एनर्जी को अटेन करने वाले मोलिक्यूल्स जो हैं वो इतने हैं, ठीक है, वो इतने हैं, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स इतने हैं। इसका मतलब यहाँ पर तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मोलिक्यूल्स अटेन करते हैं। लेकिन ऐसे मोलिक्यूल्स जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या जो एनर्जी बैरियर है वो उतनी एनर्जी आ पाती है, वो क्या है, वो बहुत ही कम है, उनकी फ्रैक्शन जो है बहुत ही कम है। तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स कैपेबल फॉर कोजिंग अफेक्टिव कोलिजन वो कौन से हैं, जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है। तो ठीक है गाइज, अगर इसी तरह से ये तो है एट टेम्परेचर T1, ठीक है, ये टेम्परेचर है T1 पर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से कुछ इस तरह का ग्राफ जो है हमारे पास बन जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ ऐसा होगा कि जो ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेन हो चुकी है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाते हैं, ठीक है, डबल या फिर ट्रिपल। तो इसीलिए कहा जाता है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 2 to 3 टाइम्स, क्योंकि जो ये है और ये है इसमें डिफरेंस 2 या 3 गुना ही होता है जब हम T1 और T2 को 10 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 10 डिग्री बढ़ाते हैं। जैसे कि T1 इजिकल टू T2 प्लस T2 इजिकल टू T1 प्लस 10। इसका मतलब है T2 को हमने जो सेकंड टेम्परेचर है उसको कितना बढ़ाया, 10 डिग्रीज बढ़ाया, ठीक है। तो ये ऐसा होता है हमारे पास। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने पढ़ ली, जो मिनिमम एनर्जी है जो कि कोलिजन्स कराने के लिए, जो कि अफेक्टिव कोलिजन के लिए मतलब ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड ग्राफ पे आते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है जो कि है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या, जब हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ ली तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आ गई। अब हमें ये जानना है कि जो कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि यहाँ पर तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वैसे वैसे क्या होगी, रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एनर्जी पहले से ही कुछ ना कुछ होती है, जैसे कि ये एनर्जी, ये है रिएक्टेंट, यहाँ पर ये है प्रोडक्ट। अब इस रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी वो पहले से ही है, मतलब हमें ये तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी जितने की हमें यहाँ से यहाँ तक देनी पड़ती है, मतलब ये बैरियर है, इसको क्रॉस करने के बाद ही जो है कोई प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब दरवाजे के बाहर जाने के बाद ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। तो इसी तरह से जो ये है, ये दरवाज़ा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने का। तो रिएक्टेंट के पास खुद जो एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिक्रीज कर देगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, मतलब अटेनमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी बैरियर जो है इसको अटेन करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी कम एनर्जी, जो कि इस ये एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, द एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी या एक्सेस मिनिमम एनर्जी, ठीक है, द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड, विच मस्ट बी सप्लाइड, विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, टू द reactants so that their energy becomes equal to threshold energy। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या मतलब है कि हम कितनी और एनर्जी, कितनी और ज़्यादा एनर्जी दें, मतलब अगर हम इतनी एनर्जी जो है रिएक्टेंट को दे देते हैं तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है हमारी अटेन हो जाएगी। हाँ, तो जो ये एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो कि हमें प्रोवाइड करनी है रिएक्टेंट को, जिससे कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी अटेन कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर हम घटा दें किसको, जो एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से ही है, इसको हम ई ए मान लेते हैं, जो कि रिएक्टेंट के पास पहले ही है, ठीक है, ई ए। तो ये क्या हो जाती है हमारी, ई ए तो हमने एक्टिवेशन के लिए लिख लिया, चलो इसको ई आर लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट के पास पहले से ही एनर्जी है, अगर उसमें से हम थ्रेशोल्ड एनर्जी में से उसको घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हमें देनी पड़ती है, जो मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेन होने के बाद ए और ए के बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे और ए और बी के बीच में बॉन्ड जो है स्टार्ट होंगे बनने, जैसे कि पहले बताया था मैंने, ए रिएक्ट करता है किससे, बी से। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ए और बी के बीच में जो है बॉन्ड स्टार्ट हो जाते हैं और ए के या फिर बी और बी के बॉन्ड जो है ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो लास्ट में क्या मिलता है, ए बी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये सारा है इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी का, या हम कहें टेम्परेचर का अफेक्ट एट द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो है रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है,
ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेन करने में हमने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। टेम्परेचर भी एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का ही काम करता है यहाँ पर, जो कि एनर्जी बैरियर को अटेन करने में हमारी हेल्प करता है। तो गाइस इसी के साथ जो कंप्लीट होता है हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसके साथ ही हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट क्या होते हैं, विच इटसेल्फ बीइंग नॉट कंज्यूम्ड, जो खुद कंज्यूम नहीं होते और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कैन बी रिकवर्ड केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब लास्ट में हमें कैटालिस्ट वैसे का वैसे मिल जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब सवाल उठता है वो इंक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज कुछ इस तरह से करते हैं, इस ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में इस तरह से कन्वर्ट हो रहा था, ये डॉटेड लाइन नहीं देखनी हमें, तो ये वाली लाइन देखनी है। जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा था, सॉरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी कैटालिस्ट यूज नहीं है, तो इसकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, रेड पेन से मैं अलग से दिखा देता हूँ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। ठीक है, E1 ये हम एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो ये कैटालाइज्ड हो जाती है रिएक्शन, जिसमें कैटालिस्ट यूज़ होता है उसको कहते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो ये क्या करता है, ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कुछ ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट को जिससे कि वो कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब जो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, ये E2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है E2। तो हमें पता है कि E2 जो है वो क्या है, कम है E1 से। तो इसका मतलब कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो क्या करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी या फिर हमें वो पाथ प्रोवाइड करेगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो ऐसा कैसे करेगी, ये एक बार लिखने का ढंग देखते हैं, इसको हम पेपर में कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, द कैटालिस्ट प्रोवाइड्स एन एंटायर, ठीक है, एंटायरली न्यू पाथ, मतलब नया पाथ प्रोवाइड करती है किसको, रिएक्टेंट को। ठीक है, फॉर रिएक्शन के लिए नया पाथ प्रोवाइड करती है, इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट क्विकली। ठीक है, कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट क्विकली, मतलब ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो पाथ प्रोवाइड करती है कैटालिस्ट। ठीक है, और लास्ट में क्या मिल जाता है हमें, कैटालिस्ट वैसे का वैसे मिल जाता है। हमें पता है कि जितनी कम जो है एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही जल्दी क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा उम्मीद है सबको समझ में आ गया कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट अलग पाथ प्रोवाइड कर देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो उसी के साथ हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन हमें पता है कि सन रेडिएशंस आती हैं इन फॉर्म्स ऑफ, जिनकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ठीक है, जो कि हमने 12th में पढ़ा था। ये कौन सी थ्योरी थी, ये थी हमारी प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एनर्जी या सन रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन है वो कैसे आती है, इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स की फॉर्म में आती है। तो देखते हैं क्या कहता है इसमें, इन सम केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन कंसिडरेबली इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन रेडिएशंस। मतलब क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब हम रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, हमें पता है कि रेडिएशंस में क्या होता है, फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी होती है, और जैसे ही हम एनर्जी देंगे क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ लिया, जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अटेन करने में वो हमारी हेल्प करेगी। तो एज फोटोन्स ऑफ दीज रेडिएशंस पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स। तो हमने समझ लिया, तो इसमें कुछ नहीं था, ये सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट है हमारा नेचर ऑफ सोलवेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सोलवेंट जो है 3 टाइप है, इसके भी 3 तरह से जो ये है अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, या कहें हम रेट कांस्टेंट को। तो सबसे पहला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सोलवेंट। अब सबसे पहले सोल्यूट सोलवेंट सॉल्यूशन भी हम समझ लेते हैं, कई बच्चों को नहीं पता। तो एग्जांपल के साथ एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, उसमें NaCl डाल लेते हैं, थोड़ा सा NaCl, मतलब एक गिलास में 1 चम्मच NaCl हम डालते हैं। तो जो स्मॉल क्वांटिटी में हमने लिया है, ठीक है, वो क्या होता है, सोल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं उसे कहते हैं हम सोलवेंट, और जो सोल्यूट और सोलवेंट को मिलकर बनता है उसे कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूट सोलवेंट सोल्यूशन में हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब तो स्टार्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सोलवेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हमें पता है जो वाटर होता है उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट वैल्यू। तो वाटर क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब जब भी हम पानी में किसी भी आयनिक सोलवेंट को सोल्यूट तो खुद ही वाटर है जो कि आयनिक है, ठीक है। जैसे कि हम NaCl को ही लगा लीजिए जो कि नमक ही होता है, जैसे ही हम पानी के साथ इसको डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये Na पॉजिटिव को अलग कर देता है और Cl नेगेटिव को अलग कर देता है। किस तरह से अलग करता है, जो पॉजिटिव पार्ट है सोडियम का, जैसे कि ये पॉजिटिव पार्ट है सोडियम का, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन वाले पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से जो ये है ऑक्सीजन को अपने चारों तरफ, या कहें हम वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और क्लोरीन जो है दूर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो मतलब पॉजिटिव पार्ट आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन पर जो है नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से ये अपने चारों तरफ जो है एक लेयर बना लेता है, सोडियम भी और क्लोरीन भी। ये लेयर होती है हाइड्रेशन शीट कहते हैं इसको हम, जो कि पानी में डिजोल्व होने के बाद जो लेयर बनती है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही जो है वाटर इजीली इनको सेपरेट करके जो है इनके अराउंड फैल सकता है। तो फैलने की वजह से मतलब एक तो इंसान जो है खुद चले, एक उसके ऊपर कीचड़ वगैरह या बैग हो, मतलब भारी भारी सामान जो है उस पर हम लाद दे उसके बाद वो चले, तो किस केस में वो जो है इजीली चल सकता है, जब वो खाली होगा। तो इसी तरह से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कब चल सकते हैं जल्दी, जब वो खाली होंगे, मतलब कोई भी उनके अराउंड वाटर मोलिक्यूल्स नहीं होंगे। लेकिन एक यहाँ पर बल्कि मोलिक्यूल्स जो बन जाता है, ये इस तरह इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन पहले ये बिल्कुल छोटा सा था। मतलब मूवमेंट किसकी ज़्यादा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की विदाउट हाइड्रेशन, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट जो है कम हो जाती है, और क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज कर देते हैं। या हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, नेचुरल लॉग के और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में एक ग्राफ है जो कि कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब जो है रेट कांस्टेंट के होता है, रेट कांस्टेंट ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा रेट कांस्टेंट क्या होता है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसलिए मैं आपको ये बता भी नहीं रहा था। फिर भी समझ लीजिए जो रेट कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसी के साथ हमारा कवर होता है, ये भी हम एग्जाम में लिखना है कि जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होगी उतना ही जो है रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, ठीक है। यह हम कहें कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या है, अब जो कि लार्ज अमाउंट में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोलवेंट, ठीक है। अब कुछ ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इस पर हमने जो है एक्सपेरिमेंट करके जो हमने मतलब कंक्लूजन निकाला है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट, ठीक है। इट हैज़ बीन observed that a polar solvent increases the rate of reaction in which the product formed is more polar, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ग्रेटली अफेक्टेड बाय सोलवेंट अफेक्ट तो करता है, लेकिन कैसे अफेक्ट करता है, बढ़ाता है घटाता है, अभी ये जानना है। तो होता क्या है कि अगर पोलर सोलवेंट हम लेते हैं, ठीक है, अगर पोलर सोलवेंट लेते हैं और प्रोडक्ट जो है वो उस सोलवेंट से भी ज़्यादा पोलर मिलता है हमें, ठीक है, ध्यान से समझना। जो हम सोलवेंट लेते हैं, ठीक है, जो हम सोलवेंट लेते हैं वो पोलर है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलता है वो उस सोलवेंट से भी ज़्यादा पोलर है, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और सोलवेंट लेते हैं, ठीक है, एक और सोलवेंट लेते हैं जो कि पोलर है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला हमें वो लेसर पोलर है एज कम्पेयर टू सोलवेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। अगर लेसर पोलर है तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। तो हमें ये लिखना है एग्जाम में, अगर आता है पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट पे क्या डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करेगी, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पर आते हैं हम, अफेक्ट ऑफ सोल्वेशन। सोल्वेशन क्या होती है, ठीक है, सोल्वेशन होती है कि जब सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं तो उसे कहते हैं सोल्वेशन, ठीक है, उसे कहते हैं सोल्वेशन। अब सोल्वेशन जो है वो क्या करती है, हमें जानना चाहिए कि जो सोल्वेशन है, एक बार लिख लीजिए आप, द सोल्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, द सोल्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स lowers their potential energy by an equal amount of, या फिर by an amount equal to the solution energy,
अब ये हमने लिख तो लिया, अब हमें समझना भी है। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं तो उसके अंदर से जैसे जैसे वो सोल्यूशन होगी उसकी, मतलब डिजोल्व होगा वो, हम ये कह सकते हैं, तो उसके साथ ही कुछ एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोल्यूशन एनर्जी, ठीक है। और वो सोल्यूशन एनर्जी किस चीज़ में हेल्प करती है हमारी, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी को लोअर डाउन करती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, या उसको ईजिली अटेन करने में हमारी हेल्प करती है। तो इसी के साथ क्या होगा, मतलब अगर ईजिली हमारी हेल्प करेगी तो सिंपल सी बात है, हम ईजिली अटेन कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 केसेस आते हैं। तो फर्स्ट केस है, अगर रिएक्टेंट है जो हमारा, अगर रिएक्टेंट है उसको हम सोलवेट करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम सोलवेट नहीं करते हैं, तो क्या होगा। अगर रिएक्टेंट को सोलवेट करते हैं, लेकिन इसको करते हैं सोलवेट, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को सोलवेट हम नहीं करते, ये थोड़ा डीप में है, हम यहाँ तक लिखेंगे तो एग्जाम में हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर रिएक्टेंट को हम डिसोल्व करते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को नहीं करते तो क्या होगा, सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन एनर्जी रिलीज नहीं होगी इतनी ज़्यादा, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रिएक्टेंट की घटा देगा, जिसकी वजह से हमारा काम जो है और खराब हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी जो हमें घटानी नहीं है, हमें बढ़ानी है, ठीक है। हमें कुछ ऐसा करना है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो इजीली अटेन हो सके, ठीक है। तो सेकंड केस हमारा आता है कि अगर हम रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों को हम क्या करें, सोल्यूशन करें दोनों की, तो दोनों की सोल्यूशन करने से दोनों की एनर्जी जो है क्या होगी, दोनों की एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी, ठीक है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, लेकिन जैसे ही हम रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों को सोलवेट करते हैं तो क्या होगा, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी या पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की भी नीचे आ जाएगी, तो इससे भी हमारा जो है इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ही, यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अगर हम सिर्फ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को क्या करें, सोलवेट कर दें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को सोलवेट कर दें और रिएक्टेंट को हम सोलवेट ना करें, तो क्या होगा हमारे पास, ये सोलवेट होने से सिर्फ ये इसकी एनर्जी जो है लोअर डाउन होगी, लेकिन रिएक्टेंट की लोअर डाउन नहीं होगी। इसका मतलब जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है या इजीली अटेन हो जाती है। तो गाइज इसी के साथ हमारा अफेक्ट जो है कंप्लीट होते हैं सारे। तो हमने 5-6 अफेक्ट्स पढ़ चुके हैं हम, किसके, कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो जो कि इसका पार्ट 2 आने वाला है, जो कि बाकी क्वेश्चन हम करेंगे, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को जिन लोगों ने लास्ट तक देखा वो सेकंड वीडियो भी जरूर देखना, और जो है थर्ड पार्ट अगर बना, या सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी पार्ट बने, मतलब जो भी ये पार्ट देखेंगे उनका मैं गारंटी लेता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स यूनिट जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी, आई गारंटीड, ठीक है। और जो एग्जाम्स में इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो गाइस इसी के साथ अलविदा लेते हैं और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।